हाय गाइस 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत और आज इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे पर्सन से बातचीत करने वाले हैं जो अपनी घर की सेकंड जनरेशन है अपने बिजनेस को लेकर। और बिजनेस करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर आप सेकंड जनरेशन है तो फिर तो ताने भी बहुत सारे आसपास के आते हैं यार सेकंड जनरेशन है, कर लिया होगा, पिताजी ने दे दिया होगा, बाप दादा की जायदाद है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हमारे आज के मेहमान टैकल करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, आइए जानते हैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। आज हमारे साथ में विपुल अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ ऑफ सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट। सबसे पहले बहुत स्वागत हमारे थैंक यू सो मच शो पे। ये जो क्वेश्चन है ये सही कह रहा हूँ, ऐसा होता है कई बार? बिल्कुल ऐसा होता है और लोगों को लगता है कि इसको तो सब बना बनाया मिला हुआ है, चांदी की थाली में पेश कर दिया किसी ने, पेश करा हुआ है और इसको तो कुछ करना नहीं है। हाँ। बट आप में भी वो जज्बा होना चाहिए, आप में भी वो डेडिकेशन होना चाहिए कि नहीं यार ये नाम तो मेरे को मिला ही है बट एक नाम अपना भी बनाना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और बढ़ इसलिए जाती है कि जो कस्टमर बेस, जो ब्रांडिंग, जो सब आपने अभी तक आपके पास आपको मिला है, पहले तो आपको उसको मेंटेन करना है, उसको लेके चलना है। फिर आपको बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, नए वेन्यूज ढूंढने हैं, नए वेंचर्स ढूंढने हैं। क्योंकि बिजनेस अगर ग्रो नहीं करेगा तो फिर आपका जुड़ने का इस बिजनेस में फायदा क्या है। सो जो लोगों को लगता है कि सब सजा सजाया मिला है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो फील हुआ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई और मुझे उस चीज को जो था उसको मेंटेन करते हुए तो चलना ही था, लेकिन साथ में कुछ नया भी करना था। तो मैं दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में लेके चल रहा हूँ और गलती करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है क्योंकि आप एक ब्रांड को अब ओन कर रहे हैं और जो ब्रांड आज इतने सालों में कंसिस्टेंटली काम करने के कारण बना है, तो उसको आप एक गलती आपकी बड़ी गलती में साबित हो सकती है। तो हम हमारी स्पीड को इतना फास्ट नहीं रखते कि कोई गलती हो, स्लो चलते हैं लेकिन चलते जरूर है। सो जिन भी लोग जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, मैं यही बोलूँगा कि जो ताने हैं, जो चीज़ें हैं, आप उसको माइंड मत करिए। शायद उनको वो चीज़ मिली नहीं है इसलिए उन लोगों को लगता है, ऐसा बोलना बहुत उनको आसान लगता है। बट आपके पास भी आप भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर ही हैं, आपको भी बहुत कुछ करना पड़ता है एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सो आप उस पर लगे रहे और करते रहें। हर इंसान की अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे वो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर की लाइफ के स्ट्रगल अलग होंगे, एक ले मैन के, एक मिडिल क्लास के स्ट्रगल्स अलग होंगे, तो उसको मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत होती है। यस, बिल्कुल सही है। और चैलेंजेस हर चीज़ में है, आप उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं वो आपको डिफाइन करता है। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अगर हम बात करें, आपके फादर ने हमारे शहर को बहुत सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स दिए हैं, अगर हम जाने कि उनकी लाइफ की स्टोरी से, उनकी सक्सेस से या फेलियर से, अप्स एंड डाउन से आपने क्या सीखा? तो जब मैं इस बिज़नेस में एंटर हुआ था तब भी उन्होंने मेरे को कहा था और वो उन्होंने वैसा करा भी है, वो मैंने फील भी करा है। उन्होंने दो चीज़ बोली थी, अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो दो जो प्रिंसिपल जिनके साथ मैं आज भी काम करता हूँ और मैं अपनी टीम को भी उसी डायरेक्शन में मोटिवेट करता हूँ कि आप ईमानदारी से काम करिए, आप खूब मेहनत करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए उन्होंने मेरे को बोला था। तीसरा, वो ये हमेशा बोलते हैं कि गिव अप नहीं करना है, कहीं भी चीज़ें आए, फेलियर आए, कुछ भी आए, बट डोंट गिव अप। आप जब तक चीज़ों को वापस उठ के, वापस खड़ा होके कुछ चीज़ करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कोई एक चीज़ में आप सफल नहीं हुए तो ज़रूरी नहीं है दूसरी चीज़ में भी नहीं होंगे। तो आप ट्राई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति और अपने प्रति, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसा काम याद आता है जो बाकी दुनिया को लगता था शायद ये अब बस की बात नहीं रही, लेकिन आप उसको निकाल कर लेकर आ गए? क्योंकि हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और हमारा ये पैशन है और हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे पास प्रोजेक्ट आए थे जो 2-3 बार लॉन्च हुए बट किसी कारणवश नहीं चल पाए। और जब हमें वो काम मिला तो हमने उसको लिया और उसको बेहतरीन तरीके से करा। जिसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक प्रोजेक्ट प्लॉटिंग प्रोजेक्ट था जिसमें 100 प्लॉट थे
और बाईपास से लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर था। ठीक वो है। 3-4 बार लॉन्च हो चुका था बट क्लिक नहीं कर रहा था। अच्छा। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है, जब भी हम मार्केटिंग करते हैं हम ये देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट का डिफरेंशिएटर क्या है, उस प्रोजेक्ट में यूएसपी क्या है, और क्यों मैं भी अगर ले रहा हूँ तो मैं क्यों घर खरीदूंगा या प्लॉट खरीदूंगा यहाँ पे। तो हमने जब बारीकी से उसको समझा, उसकी डिटेल स्टडी करी, तो हमने पाया कि उसके प्लॉट का फ्रंट साइज बहुत बड़ा था, जो अमूमन इंदौर में 20-50, 22-50 इस साइज के प्लॉट मिलते थे। इसमें लगभग हर प्लॉट 30 फीट के फ्रंट के साथ था। अच्छा। और जब हमने इसकी स्टडी करी तो हमने पाया कि ऐसे प्लॉट जो होते हैं इसमें विला टाइप के घर बनते हैं। इसमें रो हाउस जो एक के पीछे एक लगे हुए घर नहीं बनते। इसमें आपको एक्स्ट्रा पार्किंग एरिया और एक्स्ट्रा चीजें मिलती है जी। सो हमने उसको विला प्लॉट के नाम से लॉन्च करा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 15 दिन में वो पूरा प्रोजेक्ट बिक गया और 6 महीने में सबकी रजिस्ट्री हो गई और सबको पोजीशन मिल गया। सो ऐसी कुछ चीज़ें हम अलग हटके करते हैं, इनोवेट करते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्या अलग करेंगे कि चीज़ों को वो रेट भी मिलेंगे और वो एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और इन्हीं चैलेंजेस को जब हम लेते हैं यही हमको किक देता है, इससे ही हमको किक मिलती है कि जो कोई नहीं कर पाया वो हमको करके दिखाना है। और इसी चीज़ से हम बहुत मोटिवेट भी होते हैं और हम बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मेरे ख्याल से बिजनेसमैन होने के लिए सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि आपको 12, 15, 16 घंटे भी काम करना पड़ता है। आपका डेली रूटीन क्या है? कितने बजे जागते हैं और कितने बजे तक आपको काम करना होता है, और छुट्टी उट्टी लेते हैं? हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, और रियल एस्टेट के बिजनेस में सैटरडे संडे जो होता है वो मंडे और ट्यूसडे जैसा होता है। ज़्यादा काम होता है। तो जब सब लोग फ्री होते हैं तब हम लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग तभी घर देखने आते हैं, तभी प्रॉपर्टी देखने आते हैं, क्योंकि वो उनके फ्री टाइम में आते हैं। हाँ। और क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होते हो तो आपको फील भी नहीं होता है कि मुझे छुट्टी लेना है या मुझे काम पे नहीं जाना है। मेरे लिए हर दिन, हर सुबह ऐसा रहता है कि यार आज वापस काम पे जाना है। जिस दिन मैं काम पे नहीं जाता हूँ उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहा हूँ। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ जरूर मेरे से कंप्लेन करते हैं कि एक दिन तो छुट्टी लिया करो, बट मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है, ये मेरा सिस्टम है कि जब भी मैं बहुत थका हुआ फील करता हूँ, जब भी बहुत रिलैक्स होना चाहता हूँ, क्योंकि बॉडी है, बॉडी थकती भी है, माइंड थकता भी है, तो मैं 7 दिन के लिए क्वार्टरली छुट्टी ले लेता हूँ। उन 7 दिन में फिर मैं ना फोन कॉल अटेंड करता हूँ ना कुछ करता हूँ, मेरी फैमिली को टाइम देता हूँ, खुद को टाइम देता हूँ, और वापस से री एनर्जाइज होता हूँ, रिजुविनेट होता हूँ, और वापस नई एनर्जी, नई सोच, नई आइडियाज़ के साथ काम पे आता हूँ। अगर मैं दिन भर की बात करूँ तो जनरली इंदौर में ट्रेंड है 12, 12:30 के पहले कोई ऑफिस नहीं आता है, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं सुबह 10, 10:30 बजे ऑफिस पहुँच जाऊँ और मेरी टीम के साथ अवेलेबल रहूँ। टीम के जो क्वेश्चंस हैं, टीम के जो डाउट्स हैं, या टीम के लिए जो स्ट्रैटेजी है दिन भर की, वो उनको प्रोवाइड करूँ। 10 से 8 की वर्किंग मैं करता हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में 24 घंटे बिजनेस ही घूमता है। मैं क्योंकि मार्केटिंग फील्ड से हूँ तो क्रिएटिविटी आप एक्सप्लोर करते रहते हैं कि क्या नया करें, क्या अच्छा करें। हम कोशिश करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि इससे कट ऑफ भी हूँ जब मैं घर जाता हूँ, तो क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी भी है, तो अब मेरे लिए वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर जाके थोड़ा कट ऑफ हूँ, 2 घंटे उसको भी दूँ। और जब मैं उसको सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसके साथ जो टाइम बिताता हूँ, भले ही 15 मिनट बिताता हूँ, बट आई मेक श्योर आई गिव दैट फुल 15 मिनट्स टू हर, और वो मेरा दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है। दिस इज हाउ आई मैनेज। और काम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने वो काम चूज करा है जिसको करने में मेरे को बहुत मजा आता है। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मेरे फादर के पास 7 से 8 अलग अलग लैंड बैंक्स थे। उन्होंने ये सोचा था कि मैं आऊँगा तो मैं टाउनशिप बनाऊँगा, मैं काम करूँगा, मैं खुद डेवलपर बनूँगा। बट जब मैंने 2.5 साल एक टाउनशिप पे बिताए और हर तरीके का काम देखा, तो मैंने ये पाया कि मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने इसको ही चूज़ करा, और आज वो लैंड बैंक जो है वो वैसे के वैसे ही हैं। और मैं भले ही दूसरों के प्रोजेक्ट्स मार्केट करता हूँ, खुद के भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो भी करता हूँ, बट मुझे मार्केटिंग करने में ही मज़ा आता है। तो पापा यही बोलते हैं कि इसका क्या करना है। मैंने कहा इसका आपको जो करना है आप करिए, मुझे ये चीज़ में मज़ा आता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, फाइंड आउट
आपको किस चीज में मजा आता है वो आप काम करिए। जब आप वो करने लगेंगे तो आपको काम कभी बोझ नहीं लगेगा, आपको थकान नहीं होगी, आपको मजा आएगा एंड यू विल ऑलवेज बी ऑन अ हाई। सो यही मेरा सजेशन है, फाइंड आउट कि आपको पसंद क्या है। जिस दिन आपको वो पता लग गया उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर ये बहुत बढ़िया मैसेज है सारे यूथ के लिए जो इस वक्त यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली बात तो आराम हराम है, आराम की कोई ज़रूरत एक्चुअली होती नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आराम आराम छोड़ दीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो चीज़ करिए जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, सक्सेस आपके हाथ में होगी। लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स, वो यंग कम्युनिटी जो इस वक्त सुन रही है, वो अपने कान बिल्कुल खोल ले। किस एज से हमको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट आई शुड से, या तो घर खरीदने की बात हो या किसी भी और तरीके का। जनरली ये पहले जो है 50 के आसपास लोग सोचते थे, अब क्या एज ब्रैकेट चेंज हुआ है? सो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग फिगर्स में बताना चाहूँगा। अभी सर्वे रिपोर्ट में ये आया है कि 60 से 70% ऐसे लोग घर खरीद रहे हैं अब जो 25 से 35 साल की उम्र के हैं। ओह वाह। ये मिलेनियल्स ही हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो मेजर शिफ्ट आया है ये पोस्ट कोविड आया है, जब ये लोग जब रेंट पे रहते थे, जो भी इनको ट्रीटमेंट मिला, जिस भी तरीके से इनको फीलिंग आई, उस दिन इनको रियलाइज हो गया कि यार घर वो चीज है जो सबसे पहले खरीदना है। तो पहले अपना घर होना जरूरी है। पहले लोग, ये यंग लोगों की सोच हुआ करती थी कि यार अपन तो रेंट पे रहते हैं, बाकी पैसे से मस्ती करेंगे, ये करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। बट नहीं, अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। अब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति शादी करने के पहले, शादी होने के जस्ट बाद सबसे पहले खुद का घर खरीदने का सोच रहा है। उसको ये भी लगता है कि जितना जल्दी मैं लूंगा उतनी जल्दी मैं लाइबिलिटी से फ्री होऊंगा, मैं रिटायरमेंट में जाके मेरे ऊपर ये बोझ नहीं रहेगा। नहीं तो जनरली लोग पहले 40 के बाद घर प्लान करते थे, बट अब क्योंकि सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, बैंकिंग से इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स में छूट दे रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट कर रही है, हर तरफ से उनको सपोर्ट भी मिल रहा है और इसी के कारण लोग अब घर भी खरीद रहे हैं। एक सेंस ऑफ होम ओनरशिप आ गई है कि ये मेरा खुद का घर है। जो पहले आदमी अलग तरीके से सोचता था वो अब खुद का घर प्लान कर रहा है। प्लस कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो बढ़ा है, तो आदमी ज्यादा से ज्यादा समय अब घर में ही बिता रहा है। स्पेशली जो आईटी कंपनीज वाले लोग हैं वो ज्यादा समय घर में ही बिता रहे, तो वो चाहते हैं अच्छा घर हो, लेविश घर हो, बड़ा हो, अच्छी एम्यूनिटीज हो, ओपन स्पेसेस हो। सो पूरी प्रेफरेंसेस पोस्ट कोविड चेंज हुई है और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट ग्रो भी कर रहा है और ये यंग लोग जितना जल्दी घर लेंगे उनको उतना बेनिफिट भी है और आगे जाके उतनी कम लाइबिलिटीज भी रहेगी उनके ऊपर। सो बिफोर वी गो, एक छोटा सा क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है। इंदौर किस तरह से आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है रियल एस्टेट के लिए? मुझे क्योंकि दिखता तो हमको भी है, मेट्रो आने वाली है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन वाइज भी। आप अपनी तरफ से इंदौर को किस तरह से देखते हैं? तो इंदौर ऑलरेडी एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुका है, स्पेशली फॉर एमपी। एमपी में अगर कहीं रियल एस्टेट की बात हो तो इंदौर से अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है। इंदौर में दो जगह से लोग आ रहे हैं। एक वो जो मेट्रो में रहते थे, अब क्योंकि इंदौर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सेटअप यहाँ प्लान कर रही है और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी स्टार्ट हो चुका है, तो लोग चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी यहाँ पे कम है, एक अच्छी लाइफ है, नाइट लाइफ भी अच्छी है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा माहौल है, मौसम अच्छा है। सो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है फॉर द 6th टाइम। मतलब उनको लगता है कि इंदौर से बेटर अब डेस्टिनेशन नहीं है। तो वो जो मेट्रो में लोग ट्रैफिक में, टाइम में चीज़ों को बर्बाद कर रहे थे या वेस्ट कर रहे थे, वो लोग अब इंदौर को एक एज अ सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं और यहाँ पे सेटल भी हो रहे हैं। सेकेंडली जो लोग, क्योंकि इंदौर अपने आप में एक एजुकेशन हब भी है, यहाँ आईआईटी है, यहाँ आईआईएम है, सिम्बाइसिस, नारसी मुंजी है और भी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो लोग जो छोटे शहर हैं, एमपी के जो छोटे शहर हैं, खंडवा, रतलाम, खरगोन, नीमच, यहाँ से भी लोग इंदौर में आ रहे हैं और जब ये पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, इनको जब जॉब मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ये लोग भी इंदौर में सेटल हो रहे हैं। सो इंदौर में हर तरफ से लोगों का आना चालू है और इंदौर में हर तरफ से प्रॉपर्टी की डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर को मिल रहा है, वो चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात हो,
चाहे वो इन छोटे शहरों से रोड कनेक्टिविटी की बात हो, हर तरफ से इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बढ़ रहा है। तो इसके कारण कनेक्टिविटी बढ़ रही है और कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण लोग इंदौर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो इससे सही समय इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने का नहीं हो सकता है। शायद आज जो चीज़ जिस रेट्स में अपने को अवेलेबल हो रही है, आज से 3 साल 5 साल बाद आपको नहीं हो। पिछले 1.5 साल में इंदौर ने 100% की ग्रोथ रजिस्टर करी है। आप इंदौर के कोई भी एरिया में चले जाइए, प्रॉपर्टी प्राइस डबल हो गई है। तो ये डिमांड दिखाती है, ये इंदौर की तरफ कॉन्फिडेंस दिखाती है लोगों का कि नहीं यार, इंदौर एक बेटर डेस्टिनेशन है। सो जो भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, आई थिंक जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच विपुल भाई आने के लिए, थैंक यू सारे so much. आंसर्स करने के लिए। थैंक यू।